गुड मॉर्निंग, स्नेहा एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गई हूँ। आज हम इस वीडियो में ब्रह्मांड चैप्टर और सौर मंडल से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश और उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश और उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों के समूह को ब्रह्मांड यूनिवर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितनी मंदाकिनियाँ गैलेक्सियाँ हैं। तो खगोलीय वैज्ञानिक के अनुसार जो हमारे ब्रह्मांड में टोटल मंदाकिनियों की संख्या है वो है 10⁻11 सब 100 अरब। क्वेश्चन नंबर 4, औसतन प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻11 100 अरब। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मांड में तारों की कुल अनुमानित संख्या लगभग कितनी कोटि की है। तो ब्रह्मांड में जो तारों की कुल संख्या है वो है 10⁻22 कोटि। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास से संबंधित सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास से संबंधित सबसे अधिक जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति क्या है। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो वर्तमान स्थिति है वो है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत किस भौतिक प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षणों पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डॉपलर प्रभाव के आधार पर ब्रह्मांड के फैलाव के साक्ष्य को क्या कहा जाता है। तो डॉपलर प्रभाव के आधार पर ब्रह्मांड के फैलाव के साक्ष्य को औरक्त विस्थापन, रेड शिफ्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि हम किसी प्रकाश स्रोत की ओर गति करें तो उसकी आवृत्ति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। यदि हम किसी प्रकाश स्रोत की ओर गति करेंगे तो उसकी आवृत्ति में जो होगा वो आभासी वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश स्रोत की ओर गति करने पर दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम किस वर्ण रंग की ओर विस्थापित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीले वर्ण की ओर। जब प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती है तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है। जब प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती है तो जो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति होता है उसमें कमी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश स्रोत की दूरी बढ़ने पर दृश्य स्पेक्ट्रम का किस वर्ण की ओर विस्थापन अवरक्त विस्थापन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल वर्ण, रेड कलर की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस वैज्ञानिक ने 1929 ईस्वी में ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की आधिकारिक पुष्टि की है। तो इसका ईस्वी याद रखेंगे 1929, और किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन हबल ने। क्वेश्चन नंबर 15, एडविन हबल ने अपनी खोजों कैलिफोर्निया स्थित किस वेधशाला में कार्य करते हुए की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट विल्सन वेधशाला, माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन नंबर 16, हबल ने पाया कि मंदाकिनियों के वर्णक्रमों की अवशोषण रेखाएं स्पेक्ट्रम की ओर के किस छोर की ओर खिसक रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल छोर की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हबल के निष्कर्ष के अनुसार ब्रह्मांड की सभी मंदाकिनियां हमसे किस दिशा में गति कर रही है। तो हबल के निष्कर्ष के अनुसार जो सभी मंदाकिनियां हैं वो हमसे दूर जा रही हैं। मंदाकिनी के हमसे दूर जाने का वेग v एवं उसकी दूरी d के डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समानुपाती।
क्वेश्चन नंबर 19, हब्बल के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? तो हब्बल के नियम का जो गणितीय सूत्र है वो है V=hd। क्वेश्चन नंबर 20, हब्बल के नियम V=hd में प्रयुक्त h को क्या कहा जाता है? तो हब्बल के नियम के अनुसार जो h प्रयुक्त है उसको हम हब्बल नियतांक या हब्बल पैरामीटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तारों का वह निकाय जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधा होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी, गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मांड के मुख्य रूप से कौन सा दो घटक मंदाकिनियों का निर्माण करते हैं? तो ब्रह्मांड के जो मुख्य दो घटक है जो मंदाकिनियों का निर्माण करते हैं वो है तारे और गैस, धूल के बादल या धूल के बादल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हमारी पृथ्वी और सौरमंडल किस मंदाकिनी के सदस्य हैं? तो हमारी पृथ्वी और जो सौरमंडल है वो दूध मेखला मंदाकिनी के सदस्य हैं, मिल्की वे। मंदाकिनियों को उनके दृश्य आकार के आधार पर किन 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो मंदाकिनियों को उनके दृश्य आकार के आधार पर जो 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है वो है स्पाइरल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्मांड की लगभग कितने प्रतिशत मंदाकिनियाँ स्पाइरल आकार की होती है? तो ब्रह्मांड के लगभग 80% मंदाकिनी स्पाइरल होती है। क्वेश्चन नंबर 26, दूध मेखला मिल्की वे मंदाकिनी का आकार कैसा है? तो इसका जो आकार है वो है स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 27, मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मंदाकिनी के किस भाग में तारों का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो मंदाकिनी के केंद्र बल्ज में घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हाँ, सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो सूर्य जो है वो हमारी मंदाकिनी यानी मिल्की वे से लगभग 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य को अपनी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो जो सूर्य है उसको अपनी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मंदाकिनी का लगभग 98% भाग किससे बना होता है? तो मंदाकिनी जो होता है उसका 98% भाग जो होता है वो तारों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मंदाकिनी का शेष 2% भाग मुख्य रूप से किन तत्वों से निर्मित है? तो मंदाकिनी का 98% भाग तो तारों से निर्मित है और जो शेष 2% भाग है वो गैस और धूल के कणों से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान लगाने में किन कारकों की अनिश्चितता बाधा उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तारों की संख्या, अपार दूरी और द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 34, डॉपलर प्रभाव के अनुसार आवृत्ति में आभासी वृद्धि दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की ओर विस्थापन दर्शाती है? सर हो जाएगा नीला। क्वेश्चन नंबर 35, डॉपलर प्रभाव के अनुसार आवृत्ति में आभासी हास दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की ओर विस्थापन दर्शाती है? सर हो जाएगा लाल।
हब्बल के नियम के अनुसार कोई मंदाकिनी हमसे जितनी अधिक दूरी पर होगी उसके दूर जाने की गति उतनी ही डैश होगी। तो जो मंदाकिनी हमसे जितनी ही दूरी पर होगी उससे दूर जाने की जो गति होगी वो काफ़ी तेज होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मंदाकिनी के किस भाग में नए तारों का जन्म मुख्य रूप से होता है? तो मंदाकिनी के स्पाइरल भुजाओं में तारों का जन्म सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 38। मंदाकिनी के केंद्र में मुख्य रूप से किस प्रकार के तारे पाए जाते हैं? तो मंदाकिनी के केंद्र में मुख्य रूप से जो तारे पाए जाते हैं वो होते हैं पुराने तारे जो होते हैं वही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हमारे सूर्य अपनी मंदाकिनी दूध मेखला की किस विशिष्ट संरचना पर स्थित है? यह एक बाहरी स्पाइरल भुजा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। ब्रह्मांड के प्रसार का मुख्य प्रमाण हब्बल के किसके माध्यम से दिया था? मंदाकिनियों के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के विश्लेषण के द्वारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 41। क्या ब्रह्मांड के सभी खगोलीय पिंड और ऊर्जा ब्रह्मांड की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने में किन उपकरणों की प्रगति ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो जो बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाई है वो है विकसित टेलीस्कोप और वैज्ञानिक साधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मंदाकिनी के घटकों को आपस में बांध कर रखने वाला मुख्य मौलिक बल कौन सा है? तो मंदाकिनी के घटकों को आपस में बांध कर रखने वाला सबसे मुख्य मौलिक बल जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ब्रह्मांड में मंदाकिनियों और तारों की संख्या का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो ब्रह्मांड में मंदाकिनियों और तारों की संख्या का जो अनुमान है वो बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हब्बल के नियम के अनुसार V/D में V क्या दर्शाता है? तो जो भी जो दर्शाता है वो मंदाकिनी का वेग दर्शाता है। हब्बल के नियम के अनुसार V/D में D क्या दर्शाता है? तो D मंदाकिनी की हमसे दूरी को दर्शाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल वर्ण की तरंग दैर्घ्य नीले वर्ण की तुलना में कैसी होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल वर्ण की तरंग नीले वर्ण की तुलना में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 48। औरक्त विस्थापन रेड शिफ्ट किस दिशा में होने वाले ब्रह्मांडीय परिवर्तन का संकेत है? तो रेड शिफ्ट जो है वो विस्तार या फैलाव का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 49। मंदाकिनी की स्पाइरल भुजाओं में गैस और धूल का घनत्व बल्ब की तुलना में कैसा होता है? अधिक, जिससे नए तारे बनते हैं। सूर्य क्वेश्चन नंबर 50। सूर्य की मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर गति कैसी है? तो सूर्य की मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर जो गति है वो थोड़ी सी धीमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। सूर्य और उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सौर परिवार का अध्यक्ष या मुखिया किसे माना जाता है? तो सौर परिवार का अध्यक्ष या मुखिया सूर्य को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। सौर मंडल के सभी पिंड आपस में किस बल के कारण बंधे रहते हैं? तो सौर मंडल के जो सभी पिंड होते हैं वो आपस में
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का अनुमानित समय कितना है? भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने की अनुमानित समय है वो है 10⁻11 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यू क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड ही होता है। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है? तो सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। सूर्य के वायुमंडल का वह भाग जो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और लाल रंग का होता है क्या कहलाता है? तो सूर्य के वायुमंडल का जो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और लाल रंग का होता है वो वर्णमंडल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले बाहरी भाग को सूर्य किरीट, कोरोना कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के धब्बों सौर कलंक का एक पूरा चक्र कितने वर्षों में पूरा होता है? लमसम 22 वर्ष में पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के रासायनिक संघटन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक संघटन में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो लगभग 71% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड का टाइम लग जाता है। ये सारे क्वेश्चन याद रखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब न्यू क्वेश्चन पे। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है 10 × 10⁻³ × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। 1 पारसेक = 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ IAU के अनुसार सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? IAU के अनुसार सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को उसकी बनावट के कारण किस श्रेणी में रखा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को उसकी बनावट के कारण उसको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के श्रेणी में रखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को किस प्रकार के ग्रह कहा जाता है? जोवियन ग्रह। इनको जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल के किन 2 ग्रहों का कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है? तो सौरमंडल के जो दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो भी बुध ही है। सबसे निकट भी बुध है और सबसे छोटा भी बुध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो बुध जो है वो सूर्य की पूरी परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 74, किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व और आकार में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सौरमंडल का आकार की दृष्टि से कौन सा बड़ा ग्रह है? पृथ्वी सौरमंडल का आकार की दृष्टि से कौन सा बड़ा ग्रह है? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की प्रचुर उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल की प्रचुर उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.1/2 डिग्री लमसम झुकी हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वी की आकृति को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? जियोड एवं गोलाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर स्थित है? ये भी मंगल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के 2 प्रमुख उपग्रहों के नाम क्या है? मंगल का जो है वो दो प्रमुख उपग्रह जो है वो है फोबोस एवं डीमोस। फोबोस एवं डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? जो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैनीमीडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो है शनि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह भी अरुण को कहा जाता है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2006 में किस पिंड को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया? यम को। पहले हमारे सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह होते थे, लेकिन प्लूटो को हटा करके अब टोटल सौरमंडल में 8 ग्रह ही हैं और इसे हटा दिया गया 2006 में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है? 1/6 भाग है। चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को चंद्र विज्ञान या सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी या चंद्र विज्ञान कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड का समय लगता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं या फुल मून भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है? जब एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा गहरा लाल दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा लाल दिखाई देता है तो उसे ब्लड मून कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 कब रवाना किया गया? तो भारत का जो पहला चंद्र अभियान था चंद्रयान 1 वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित सौर मिशन का नाम क्या है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित सौर मिशन का नाम आदित्य L1 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। देखते हैं आइए आज का हमारा 100वां नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डीमोस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की आयु लगभग कितनी आंकी गई है? तो सूर्य की जो आयु है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष आंकी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही घटते क्रम में दूसरा स्थान किसका है? तो आकार की दृष्टि से घटते क्रम में ग्रहों का स्थान शनि है। दूसरे स्थान पे शनि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस ग्रह का घूर्णन वेग अपने अक्ष पर घूमना सर्वाधिक तीव्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे किस उपनाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता सबसे ज़्यादा है के कारण इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो प्रेशर कुकर प्लेनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट का आधार क्या है? तो वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट का जो आधार है वो है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी की पहचान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का वह पिंड जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शनि के वलयों की गति को पहली बार किसने देखा था? तो शनि के वलयों की गति को पहली बार गैलीलियो ने देखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसने की थी? तो अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 में हुई थी। कब किसने किया था? तो सर विलियम हर्शेल ने किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे। वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में किस जर्मन खगोलविद ने की थी? तो वरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1846 में हुई थी। और किस जर्मन खगोलविद ने किया था? तो वो जॉन गाले ने किया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पे स्थित है। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा पर्वत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से दो ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं? शुक्र एवं वरुण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के धब्बों का तापमान आसमान के तापमान से लगभग कितना कम होता है? तो सूर्य के धब्बों का जो तापमान है आसमान के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही बढ़ते क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? मतलब बढ़ते क्रम में बताना है कि पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो ये तीसरा स्थान पे है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमने ब्रह्मांड और सौरमंडल से लमसम ऑलमोस्ट क्वेश्चन को कवर कर लिया है, जो मतलब एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनाग्रा सेरेस की खोज किसने की थी? तो बोनाग्रा सेरेस की खोज पियाजी ने किया। चलिए देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? तो चंद्रमा से जो पृथ्वी की अधिकतम दूरी है वो है 4,06,696 किलोमीटर। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्नेहा एजुकेटर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।